बताएगा बताएगा किस शासक ने सवार पद में 2 अस्पा एवं 3 अस्पा की व्यवस्था की थी? जहांगीर। ठीक है, सर्वप्रथम 2 अस्पा एवं 3 अस्पा पद किसे दिया गया था? ठीक है, महाबत खां को। अगला बताइएगा मुगल सेना 4 भागों में विभक्त थी, कौन कौन? हाँ सही है, पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना और हाथी सेना। ठीक है, अगला बताइएगा मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः किस प्रथा पर आधारित थी? मनसबदारी। और इसे प्रारंभ किसने किया था? अकबर ने प्रारंभ किया था। ठीक है, अगला बताइएगा कितना से कितना तक मनसब प्राप्त करने वाले को मनसबदार कहा जाता है? सही है, 10 से 500 तक। ठीक है, और 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले को उमरा कहा जाता था, और 2500 से ऊपर प्राप्त करने वाले मनसब को आजम। हाँ, अमीर आजम। ठीक है, अगला बताइएगा किससे व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था? उसका वेतन किससे व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था? सही है, जात। ठीक है, अगला बताया किस पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था? सही है, सवार पद से। अगला बताएगा अकबर के शासनकाल में कितने ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी रखते थे? सही है, 29 ऐसे मनसबदार थे, जबकि औरंगजेब के शासनकाल में 79 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी रखते थे। अगला बताइएगा मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी का जन्म कब हुआ था? हाँ सही है, 16 अप्रैल 1627। कहाँ हुआ था? हाँ, शिवनेर दुर्ग, जुनार के समीप है शिवनेर दुर्ग में। शिवाजी के पिता का नाम? हाँ, शाहजी भोसले। और माता का नाम? जीजाबाई। ठीक है, और शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम क्या है? तुकाबाई मोहिते। हाँ, तुकाबाई मोहिते। ठीक है, और शिवाजी के गुरु उदय कौन थे? कोंडदेव। ठीक है, अगला बताएगा आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किनका प्रभाव काफी रहा था? सही है, गुरु रामदास। अगला बताएगा शिवाजी का विवाह किससे हुआ था? हाँ ठीक है, साई बाई निम्बालकर। कब हुआ था? 1640 में। ठीक है, 1640 में। अगला बताइएगा शाहजी ने शिवाजी को किस स्थान की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली? हाँ ठीक है, पूना की जागीर प्रदान कर दी शिवाजी को और स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। ठीक है, अगला बताइएगा अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम किस नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया था? हाँ सही है, बीजापुर। ठीक है, बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर। अगला बताइएगा 1656 ईस्वी में शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? रायगढ़। ठीक है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी? औरंगजेब। ठीक है, अगला बताइएगा बीजापुर के सुल्तान ने अपने सुयोग्य सेनापति अफजल खां को कब शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा था? सही है, 1659 ईस्वी में। ठीक है, जहां शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी थी। ठीक है, शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा था, कब? हाँ सही है, 1664 और 1670। ठीक है, पुरंदर की संधि कब और किसके बीच हुई थी? सही है, महाराजा जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुई थी। ठीक है, अगला बताइएगा शिवाजी ने पन्हाड़ा दुर्ग को बीजापुर से कब छीना था? 74। हाँ सही है, ठीक है, 1672 में। अगला बताइएगा
5 जून 1674 को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान से अपना राज्याभिषेक करवाया था। उनका नाम क्या था? ठीक है, श्री गंगा भट्ट। वाराणसी के ठीक है, वाराणसी का एक ब्राह्मण था। हाँ हाँ, महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था जो रह रहे थे वाराणसी में। ठीक है, अगला बताइएगा। शिवाजी को औरंगजेब ने कब और कहाँ कैद कर लिया? 1666 में जयपुर में। हाँ, जयपुर भवन में। ठीक है, वहां से कब भाग निकले शिवाजी? 66 में। हाँ, 16 अगस्त। हाँ, मई में 1666 में कैद किया और 16 अगस्त 1666 को वहां से भाग गए शिवाजी। कितना वर्ष की अवस्था में शिवाजी की मृत्यु हो गई? 80 में मर गए थे। 50 में मरे थे। 53। हाँ, 53। ठीक है, 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680, 27 में जन्म हुआ था, 1627 में। ठीक है, अगला बताइएगा। शिवाजी की मंत्रिमंडल क्या कहलाता था? अष्टप्रधान। ठीक है, अष्टप्रधान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का पद कौन होता था? पेशवा। ठीक है, शिवाजी ने दरबार में किस भाषा को अपनाया था? मराठी। ठीक है, शिवाजी की सेना के 3 महत्वपूर्ण भागों में विभाजित किया गया था। कौन कौन? एगो पगा था, एगो पैदल था, एगो मतलब अस्थाई घुड़सवार था, उसको कहते थे सूर करके। सिलहदार। ठीक है, पागा सेना, पैदल सेना और सिलहदार। ठीक है, शिवाजी को तोपे किसने प्रदान की थी? औरंगजेब। अंग्रेज, औरंगजेब नहीं, अंग्रेज। अंग्रेज ने प्रदान की थी। अगला बताइएगा। मराठा राज्य के अंतर्गत 2 प्रकार के क्षेत्र होते थे। कौन कौन? मराठा राज्य के अंतर्गत 2 प्रकार के क्षेत्र होते थे। कौन कौन? क्या सर? चराई, स्वराज। हाँ, एक था स्वराज, एक था मुक्तई। मुक्तई। हाँ, स्वराज जो क्षेत्र प्रत्यक्षतः मराठों के नियंत्रण में था उसे स्वराज कहा जाता था, स्वराज का क्षेत्र। ठीक है, जबकि मुक्तई वह क्षेत्र होता था जिसमें चौथ एवं स्वदेशमुखी वसूल करते थे शिवाजी। ठीक है, मुक्तई को और क्या कहा जाता था? मुक्तई को कहा जाता था मतलब 10% मुल्क एक कदीम। हाँ, मुल्क एक कदीम कहा जाता था। ठीक है, अगला बताइएगा। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक कौन थे? ज्ञानदेव। ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर। ठीक है, अगला बताइएगा। सब उसमें नए है, थोड़ा थोड़ा अंतर है सब में। ठीक है, अगला बताइएगा। नामदेव के आराध्य देव कौन थे? नामदेव के विष्णु। हाँ, सही है, विठोबा। विठोबा या विठल विष्णु के रूप थे। ठीक है, अगला बताएगा। महाराष्ट्र के किस संत ने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी है? महाराष्ट्र के, हाँ सही है, एकनाथ। एकनाथ ने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी है। भावार्थ रामायण नामक टीका जो है वो रामायण को समझने के लिए लिखा जाता था, समझे। अगला बताइएगा। महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि कौन थे? रामदास। ठीक है, हाँ, 10 बोध उनकी रचनाओं का उपदेश और संकलन है। अगला बताइएगा। सरदेशमुखी कितना प्रतिशत का अतिरिक्त अधिभार था जो उस क्षेत्र से लिया जाता था जो मुगलों के अधीन था, पर मराठा उस पर अपना दावा करते थे? सही है, 10%। ठीक है, 10%। 1/10 किससे होगा? 10%। अगला बताइए। जिस पर वो आक्रमण नहीं करता था उस पर लेता था, तो रक्षा करने के 1/4। हाँ, 1/4, 1/4। अगला बताइएगा। राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख कौन सा करता था? ठीक है, पेशवा करता था। पेशवा का अर्थ है प्रधानमंत्री। ठीक है, अष्टप्रधान के अंतर्गत न्याय विभाग का प्रधान कौन होता था? हाँ, न्याय विभाग का प्रधान न्यायाधीश। ठीक है, और धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करता था?
पुजारी पंडित राव। पंडित राव। पंडित राव, ठीक है। धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण पंडित राव करता था, ठीक है। अब विदेश मंत्री कौन होता था? सुमंत। सुमंत, ठीक है। अगला बताएगा, राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखने का कार्य कौन करता था? चिटनीस। हाँ, चिटनीस करता था, ठीक है। सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष कौन होता था? बाल का वकिया नवीस, निधि। ठीक है, वकिया नवीस, ठीक है। और आय व्यय का लेखा जोखा कौन रखता था? राजस्व मंत्री आमद। हाँ, सही बोल रहे हैं, अमात्य यानी राजस्व मंत्री। और सैन्य विभाग का प्रधान कौन होता था? सरिये नौबत। हाँ, सरिये नौबत, सेनापति। अगला बताएगा, शिवाजी की कर व्यवस्था किसकी कर व्यवस्था पर आधारित थी? मलिक अंबर। हाँ, शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी, ठीक है। अगला बताएगा, शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर किसका प्रयोग आरंभ किया? काठी एवं मानक छड़ी, घड़ी नहीं, मानक छड़ी का प्रयोग किया था, ठीक है। काठी, हाँ, काठी और मानक छड़ी, ठीक है। अगला बताइएगा, शिवाजी ने कब अन्नाजी दत्तो द्वारा व्यापक भूमि सर्वेक्षण करवाया था? मृत्यु से 1 साल पहले। 79 में। सही है, 1679 ईस्वी में। शिवाजी के समय कुल उपज का कितना प्रतिशत भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था? 33%, जो बढ़कर के 40 हो गया था, 40%, ठीक है। अगला बताएगा, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? संभाजी, ठीक है। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। नाम क्या था उनका? कवि कलश। हाँ, कवि कलश, ठीक है। अगला बताइएगा, किसने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उसकी हत्या कर दी? सही है, मखर्रब खां। मखर्रब खां 1689 ईस्वी में हत्या कर दिया था। किसका? तो संभाजी और कवि कलश का। अगला बताइएगा, संभाजी के बाद 1689 ईस्वी में नए छत्रपति के रूप में किसका राज्याभिषेक हुआ? सही है, राजा राम। और राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाया? ये सतारा, ठीक है, सतारा में। अगला बताइएगा, किले, शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी कौन कौन थे? 3 को थे, हवलदार, ठीक है, एक वही नौबत, सरे नौबत, ठीक है, सबनीस, सबनीस, ठीक है। हवलदार, सरे नौबत और सबनीस। अंदर को देखता था। हवलदार जो था किले की आंतरिक व्यवस्था की देखरेख, ठीक है। जबकि सरिनौबत किले की सेना का नेतृत्व करता था, किले के जो सेना था उसका नेतृत्व करता था सरिनौबत। और जबकि सबनीस, हाँ, किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार एवं भंडार की देखरेख करता था सबनीस। अगला बताइएगा, राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ कब मारा गया? राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ कब मारा गया? 2 मार्च 1700 में। 2 मार्च 1700 में, ठीक है। अगला बताइएगा, राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक कर मराठा साम्राज्य का वास्तविक संरक्षिका बन गई। पत्नी का नाम क्या था? ताराबाई। सही है, ताराबाई। अगला बताइएगा, शिवाजी द्वितीय को, शिवाजी द्वितीय को राज्याभिषेक करके 4 वर्षीय, मात्र 4 वर्ष का था। अगला बताइएगा, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र भोपाल के निकट मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आया था, ठीक है। तो पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का नाम क्या था? संभाजी के पुत्र का नाम साहू, साहू था, ठीक है। जो कि औरंगजेब के कब्जे में ही था, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई। हाँ, तब निकला खेड़ा का युद्ध, हाँ, 1707 में। तब उसके बाद हुआ खेड़ा का युद्ध, जिसमें कौन विजय हुआ? साहू विजय हुआ, ठीक है। अगला बताइएगा,
शाहू ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी को कहाँ अपना राज्याभिषेक करवाया? सतारा। सही है, सतारा में। अगला बताइएगा, पेशवा कहाँ रहता था? पेशवा पूना में। पूना में रहता था, ठीक है। पेशवा का पद किस पेशवा के साथ वंशानुगत हो गया? बालाजी बाजी विश्वनाथ। पहला पेशवा से ही, जो पहला जो पेशवा था ना, वही तो हाँ, बालाजी। वो था बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, उसी के साथ वंशानुगत हो गया। अगला बताइएगा, बालाजी विश्वनाथ के बाद पेशवा कौन बना? विश्वनाथ का बाजीराव, सिर्फ बाजीराव। हाँ, बाजीराव प्रथम, जो मस्तानी वाला है। ठीक है, बाजीराव प्रथम, ठीक है। अगला बताइएगा, पालखेड़ा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? ये हुआ था बाजीराव और हैदराबाद के निजाम। बाजीराव एवं निजामुल मुल्क, निजामुल, हाँ, निजामुल मुल्क के बीच हुआ, हाँ, जिसमें किसकी हार हुई थी? ये निजाम लोग की हार गई। निजाम की हार हुई। बाजीराव जीत गया। सही है, बाजीराव प्रथम जीत गया, और उसके बाद संधि की गई। कौन सी संधि? ये सब बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच मुंशी शिवगांव, हाँ, मुंशी शिवगांव की संधि हुई, ठीक है। अगला बताएगा, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? बाजीराव। सही है, बाजीराव प्रथम, ठीक है। अगला बताएगा, बाजीराव प्रथम किस नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित था? मस्तानी, ठीक है। बाजीराव प्रथम की मृत्यु कब हो गई? 40 में। 1740 में, ठीक है। पेशवा बाजीराव, पालखेड़ा 28, 1728, हाँ। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए शाह को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगे। उत्तर में शाह ने क्या कहा था? उत्तर में कहा था कि तुम अपना झंडा का हिमालय तक फहरा देगा और तेरा बाप बहुत अच्छा था। ठीक है, निश्चित रूप से आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निसंदेह आप योग पिता के योग पुत्र हैं। ठीक है, हाँ, एकदम, ठीक है, हाँ, एकदम समझ में आ जाएगा। और जानते हैं, ये जो वाक्य है पूरा वाक्य दे देगा ऑप्शन में, ठीक है। अगला बताइएगा, बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद पेशवा कौन बना? बालाजी बाजीराव। सही है, बालाजी बाजीराव, ठीक है। अगला बताइएगा, किस संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए? मुंशी शिवगांव के तो वो हुआ था ना, पालखेड़ा का युद्ध जो हुआ था, उसके बाद जो निजाम की हार हो गई थी। नहीं नहीं, यह है संगोला की संधि, हाँ, संगोला संधि। संगोला संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। तो मोबाइल जलाइए। पालखेड़ा तो था आपका, पालखेड़ा 1728 में, पालखेड़ा का युद्ध 1728 में बाजीराव प्रथम निजामुल मुल्क के बीच हुआ था। और उसके बाद एक संधि हुआ था मुंशी शिवगांव की संधि, हाँ, मुंशी शिवगांव की संधि, हाँ, ये था संगोला, हाँ, संगोला की संधि। संगोला की संधि के बाद जो पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए, ठीक है। अगला बताइएगा, बालाजी बाजीराव को और किस नाम से भी जाना जाता था? ठीक है, नाना साहब। अगला बताइएगा, झलकी की संधि किसके बीच हुई थी? बोलिए, किसके बीच हुई थी? बाजीराव, हाँ, ठीक है, हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव, ठीक है, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव, दूसरे नहीं, ठीक है। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत की तृतीय युद्ध हुआ, जिसमें उसकी हार हो गई थी।
और इस कारण युद्ध सह न करने के कारण उसकी मृत्यु 1761 में हो गई। सुसाइड कर लिया। हाँ, सुसाइड कर लिया था। अगला बताएगा, इसके बाद पेशवा कौन बना बालाजी बाजीराव के बाद? नारायण सिंह नारायण राव है। माधव राव नारायण प्रथम। ठीक है, माधव राव नारायण प्रथम। ठीक है, इसने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया था। ठीक है, अगला बताइएगा, पेशवा नारायण राव की हत्या किसने कर दी? चाचा बोलिए। बाजीराव रघुनाथ राव। हाँ, पेशवा नारायण राव की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव ने कर दिया था। ठीक है, पेशवा माधव राव नारायण द्वितीय की अल्पायु के कारण मराठा राज्य की देखरेख किस नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी? 12 सदस्य। हाँ, तो 12 करके नाम 12 भाई सभा। 12 भाई सभा। 12 भाई सभा। सभा, ठीक है। और 12 भाई सभा परिषद के दो महत्वपूर्ण सदस्य कौन कौन थे? एक था नाना फडणवीस, ठीक है, और एक था अजी कली महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। और नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? बाजीराव बालाजी जनार्दन भानु। बालाजी जनार्दन भानु। ठीक है, बताएगा, किस अंग्रेज ने नाना फडणवीस को मराठों का मैकियावेली कहा था? ठीक है, जेम्स ग्रांट डफ। जेम्स ग्रांट डफ। अगला बताएगा, अंतिम पेशवा कौन था? किसका पुत्र था? वही रघोबा का। रघोबा जो हत्या किया था पेशवा माधव नारायण द्वितीय के। ठीक है, वही रघोबा का पुत्र बालाजी द्वितीय, बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय जो था वो अंतिम पेशवा साबित हुआ। इसने मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। मराठा जो पतन हुआ इतना जल्दी, इसी का योगदान सर्वाधिक रहा, बाजीराव द्वितीय का। अच्छा, वो जला करके फिर बंद कर दीजिएगा। अगला बताइएगा, बताएगा, किस संधि के तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया? यही था 1776 में पुरंदर की संधि। हाँ, पुरंदर की संधि। ठीक है, अगला बताइएगा। हाँ, और ये अंग्रेज और रघुनाथ राव 1776। हाँ, 1776। पुरंदर की संधि 1776 में हुआ। सूरत की संधि हुआ 1775। सूरत की संधि। ठीक है, और बड़गांव के फिर आगे बढ़ गए हैं। हाँ, 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 पुरंदर की संधि 1776 में पुरंदर की संधि हुई। इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया। पुरंदर की संधि वो शिवाजी के साथ हुआ, वो कब हुआ? 1765 हाँ, 65 में हुआ। हाँ, कुछ आगे पुरंदर की संधि वही तो 76 में हुआ। ये पुरंदर की संधि जो हुआ महाराजा जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य हुआ, और ये हुआ 65 में, 1665 में। वो 1776, 1776, वो 1665, ये 1776। ये इसमें हुआ कंपनी, अंग्रेजी कंपनी को था, और रघुनाथ राव। हाँ, इसमें जो है रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया गया। ठीक है, अगला बताइएगा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? ये 1882 1782 ईस्वी में। ठीक है, और किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो सालबाई की संधि। सालबाई की संधि के तहत समाप्त हुआ। ठीक है, और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1803 से 5। सही है, 1803 से 5 में। ठीक है, इसमें भोसले ने अंग्रेजों को चुनौती दी थी, और इसके परिणाम स्वरूप 7 सितंबर 1803 को कौन सी संधि हुई? देवगांव। हाँ, देवगांव। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के तहत हुआ सालबाई की संधि, और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध देवगांव की संधि। ठीक है, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1719। ठीक है, 1817 से, हाँ, 1817 से 19। ठीक है,
और इस युद्ध के बाद में मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद जो था वो समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अगला बताइएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में हारने के बाद 1818 ईस्वी में किसके सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया? अंग्रेज के सामने, किस अंग्रेज के सामने आत्मसमर्पण कर दिया? 1818 में। नाम क्या था उसका? मेलकम। हाँ, मेलकम नाम था। 1818 में 18 मंदसौर का है। हाँ, मंदसौर का संधि है। ठीक है, और अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को पुणे से हटाकर कहाँ भेज दिया? कानपुर के निकट बिठूर में। हाँ, बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया गया, जहाँ 1853 ईस्वी को बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो गई। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा सूरत की संधि कब हुई? 1775। अब पुरंदर की संधि 2 बार हुई, 1665 और 1776। ठीक है, जो 1665 में हुई किसके बीच हुई थी? ठीक है, शिवाजी और जयसिंह के। और 1776 में क्या हुआ था? हाँ, रघुनाथ राव के बाद के बीच। अगला बताइएगा बड़गांव की संधि कब हुई थी? हाँ, 1779। और सालबाई की संधि 1782। बसिन की संधि 1802। और देवगांव की संधि 3। ठीक है, और सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में। और पुणे की संधि 1817। लगातार नहीं बोलिए। हाँ, ठीक है, 1817। अगला बताइएगा नागपुर की संधि 16। ठीक है, 1816। और राजापुर घाट की संधि ये 4 सही है, 1804। और बताइएगा मंदसौर की संधि 18 सही है, 1818। चलिए, ये तो मध्य भारत पूरा खत्म हो गया है। अब आधुनिक भारत तो थोड़ा सा एक ही दिन आधुनिक भारत एक ही दिन चला था सर, मतलब पूरा चल गया। आगे चलेगा, टेंशन मत लीजिए। ऐसे भी तो ऐसे रहेगा इकट्ठे। जीव विज्ञान बताइएगा सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने पादप कोशिका में राइबोसोम को देखा था? हाँ, 2 वैज्ञानिक, रॉबिन्सन एवं ब्राउन। ठीक है, 1953 में। जबकि जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था? सही है, जीई पैलेड 1953 में भी देखा था। जबकि नामकरण किसके द्वारा किया गया? सही है, रॉबर्ट के द्वारा। हाँ, रॉबर्ट के द्वारा नामकरण किया गया। ठीक है, अगला बताइएगा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? सही है, अल्टमैन कब किया था? 1886 में। 53 में तो राइबोसोम का नामकरण हुआ। ठीक है, अगला बताइएगा सॉरी 53 में नहीं हुआ, 1958 में हुआ नामकरण, रॉबर्ट ने किया था राइबोसोम का। और जबकि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन 1886 में। और माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? बेंडा ने दिया था। ठीक है, अगला बताएगा फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन किसे कहते हैं? आप पूछ रहे हैं फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन यानी प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। ठीक है, और पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, अगला बताएगा डीएनए के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है? हम क्वेश्चन गलती पूछे हैं। डीएनए केंद्रक के अलावा और कहाँ होता है? अलावे माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में होता है। ठीक है, गोल्जी काय की खोज किसने की थी? सही है, कैमिलो गोल्जी। गोल्जी काय को और क्या कहते हैं? गोल्जी काय को और क्या कहते हैं? हाँ, कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक। हाँ, कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक। ठीक है,
यातायात प्रबंधक कहते हैं। ठीक है, अगला बताइएगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारण प्रक्रिया से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है जो राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर क्या बनाता है? ग्लाइकोप्रोटीन। सही है, ग्लाइकोप्रोटीन। अगला बताइएगा, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? सही है, डी डुबे। हाँ, डी डुबे। इसका नाम क्या है सर? कोई तो आ रहा है, देख तो आ रहा है। वो जितना बनी है ना सर, एक ही दे दिए, खाली खोज रहती है। अगला बताइएगा, लाइसोसोम का निर्माण किस विधि द्वारा गोल्जिकाए में होता है? लाइसोसोम का निर्माण किस विधि द्वारा गोल्जिकाए में होता है? यह है संवेष्टन विधि। हाँ, संवेष्टन विधि। ठीक है, यही सब क्वेश्चन आएगा तो कहिएगा कि लूसेंट में खाइए नहीं है। अगला बताइएगा, जितना भी कोई सेट मारते पता चल रहा है कि लूसेंट से कहां से कब क्वेश्चन आ रहा है। जैसे पता है, अभी जब पहले पता नहीं चलता था, पढ़ने का अच्छा लगता है, जितना भी एग्जाम देखते हैं बहुत सारा सवाल 80 से 85% सब क्वेश्चन इधर से आता है, 10 से 5% जो इधर उधर से आता है। चलिए अगला बताइएगा, लवक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? हो गया, तीनों वही है, 3 गो, हरित, अवर्णी और वर्णी। एगो हरा हो गया, वर्णी, एगो अवर्णी। ठीक है, इसका अंग्रेजी भी जानना जरूरी है इसलिए क्योंकि अंग्रेजी को हिंदी में लिख देता है। तो बताएगा, हरित लवक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। अवर्णी लवक को ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, जबकि वर्णी लवक को क्रोमोप्लास्ट। सही है। अगला बताइएगा, किस लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं? हाँ, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट को। सही है, क्लोरोप्लास्ट को। अगला बताइएगा, पत्तियों का रंग उसमें किसके निर्माण के कारण होता है? पीला। फिर से सुनिए, पत्तियों का रंग पीला उसमें किसके निर्माण के कारण होता है? सही है, कैरोटीन के कारण। अगला बताइएगा, कौन सा लवक जो है वह रंगहीन होता है? सही है, ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णी लवक। हिंदी में तो अवर्णी पता चल जा रहा है, अंग्रेजी में थोड़ा सा नहीं पता चलता है। अवर्णी, रंगहीन। ठीक है, और क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो रंगीन होता है। क्रोमोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, किस भाग में? क्रोमोप्लास्ट, वर्णी, वर्णी जो फूल, फल, फूल, पत्ती जो रंगीन रहता है ना, उसमें सब क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, और ल्यूकोप्लास्ट जो रंगहीन होता है, जड़ में होता है, जड़ में, फिर अंदर वाला तना में। ठीक है, ये अवर्णी लवक है। और हरित लवक तो जान रहे हैं, पत्ती, हरी पत्ती में पाया जाएगा, जहाँ जहाँ हरा रहेगा। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा, लाइकोपेन में कौन सा लवक होता है? सॉरी, वही लाइकोपेन होगा। चलिए, चुकंदर में कौन सा लवक होता है? विटामिन। और गाजर में कैरोटीन। कैरोटीन। ठीक है, और ये टमाटर में जानिएगा लाइकोपेन। अगला बताइएगा, वनस्पति को परावैज्ञानिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक। यही मेन क्वेश्चन है, बताइए, वनस्पति को परावैज्ञानिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक कौन है? यह फाइकोसाइनिन। हाँ, फाइकोसाइनिन। यही याद नहीं रहता, इसको याद रखिए। ठीक है, अगला बताइएगा, कोशिका की एक निर्जीव रचना कौन सी है? हाँ, सही बोल रहे हैं, रसधानी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वैक्यूल्स, वैक्यूल्स। ठीक है, अगला बताइएगा, जंतु कोशिका में रसधानी अनेक व बहुत छोटी होती है, परंतु पादप कोशिका में यह कोशिका का कितना प्रतिशत स्थान घेरता है? सही है, 90% स्थान घेरता है। ठीक है, पादप कोशिका में। अगला बताइएगा, रसधानी एकल झिल्ली से आवृत यानी घिरी हुई रहती है, उसे क्या कहते हैं? उसे फिर सुनिए, तो रसधानी एक झिल्ली से घिरी हुई रहती है, उसे कहते हैं टोनोप्लास्ट। हाँ, टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, अगला बताइएगा, केंद्रक की खोज किसने की थी? सही है, हाँ, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, केंद्रक द्रव में
धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखलाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्रोमेटिन। हाँ, क्रोमेटिन कहते हैं। और क्रोमेटिन नाम किसने दिया? हाँ, क्रोमेटिन नाम किसने दिया? हाँ? नहीं, क्रोमेटिन नाम दिया है फ्लेमिंग ने। हाँ, फ्लेमिंग ने दिया था। ठीक है, अगला बताइएगा, कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर अनेक छोटे व मोटे व छोटे धागों के रूप में संगठित हो जाते हैं। इन धागों को क्या कहते हैं? हाँ, उसे कहते हैं गुणसूत्र, क्रोमोजोम्स। हाँ, क्रोमोजोम्स कहते हैं। ठीक है, चिंपांजी में कितना जोड़ा गुणसूत्र होता है? 46। हाँ, 24 जोड़ा होता है, 48 होता है। और बंदर में 21 जोड़ा, और मानव में 23 जोड़ा। ठीक है, अगला बताएगा, प्रत्येक गुणसूत्र में प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है, उसे क्या कहते हैं? सही है, उसे मैट्रिक्स कहते हैं। अब मैट्रिक्स में दो परस्पर लिपटे महीने एवं कुंडलित सूत्र दिखलाई पड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सही है, उन्हें क्रोमोनिमाटा कहते हैं। और दोनों क्रोमेटिड एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सेंट्रोमियर। हाँ, उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। हाँ, दोनों क्रोमेटिड जो होता है वो निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है, अब वर्षागति का वाहक किसे कहते हैं? हाँ, गुणसूत्र को कहते हैं। ठीक है, आगे इसमें अच्छा ये वाला भी है ना। अगला बताइएगा, डीएनए की अधिकांश मात्रा कहाँ होती है? केंद्रक में होती है। और कहाँ हो सकती है? माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में। सही है, हरित लवक में भी होती है। अगला बताइएगा, डीएनए में उपस्थित 4 प्रकार के क्षार होते हैं, कौन कौन? सही है, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन, AGTC है ना, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। ठीक है, अगला बताइएगा, डीएनए में गुण अणु संख्या के आधार पर एडेनिन सदैव किससे जुड़ा रहता है? एडेनिन सदैव थाइमिन से। एडेनिन सदैव थाइमिन से, ATGC वो अलग है, वो तो आद किए अलग से, इसको आद अलग से करना है। ठीक है, एडेनिन सदैव थाइमिन से। ठीक है, और अगला बताइएगा, साइटोसिन सदैव किससे जुड़ा रहता है? गुआनिन से। हाँ, गुआनिन से जुड़ा रहता है। हाँ, ATGC। ठीक है, अगला बताइएगा, एडेनिन व थाइमिन के बीच कितना हाइड्रोजन आबंध रहता है? 2, जबकि साइटोसिन व गुआनिन के बीच 3 हाइड्रोजन आबंध रहता है। ठीक है, अगला बताइएगा, 1953 ईस्वी में किसने डीएनए की द्विकुंडली संरचना यानी डबल हेलिक्स मॉडल प्रतिपादित किया? सही है, वाटसन एवं क्रिक। और इस कार्य के लिए उसे नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? 62 में। हाँ, 53 में खोजा और 62 में नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, अगला बताइएगा, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? ठीक है, हरगोविंद खुराना ने किया था। नोबेल मिला। हाँ, मिला है। अगला बताइएगा, 3 प्रकार का होता है, कौन कौन? MRT। हाँ, ठीक है, RTM। RNA का पूर्ण रूप क्या है? RNA का राइबोसोमल। जबकि tRNA का ट्रांसफर RNA, और mRNA मैसेंजर RNA। ठीक है, अगला बताइएगा, प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? सही है, ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, अगला बताइएगा, कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन को सर्वप्रथम कब और किसने देखा था? सही है, बिरचाउ 1855 में। ठीक है, कोशिका का विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार से होता है, कौन कौन? अर्धसूत्री। ठीक है, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। असूत्री को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ, अमिटोसिस। ठीक है, अमिटोसिस। समसूत्री को मिटोसिस, और अर्धसूत्री को मियोसिस। हाँ, मियोसिस। अमिटोसिस, मिटोसिस और मियोसिस। असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। ठीक है, अगला बताइएगा, कौन सा विभाजन अविकसित कोशिका में होता है? असूत्री। हाँ, असूत्री विभाजन। ठीक है, अगला बताइएगा, समसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है? ठीक है, काई कोशिका यानी सोमैटिक सेल में। हाँ, समसूत्री विभाजन। ठीक है, अगला बताइएगा,
और जबकि अर्धसूत्री विभाजन किस कोशिकाओं में होता है? जनन कोशिकाओं में होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? अर्धसूत्री विभाजन की खोज बीजमैन ने की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किसने किया था? अस्ट्रासबर्गर। हाँ, अस्ट्रासबर्गर ने किया था। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? बीजमैन। जबकि इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किसने किया था? अस्ट्रासबर्गर 1888 ईस्वी में। ठीक है, अगला बताएगा अर्धसूत्री विभाजन को किसने कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस नाम दिया? ये फार्मर। हाँ सही है, फार्मर तथा मुरे। ठीक है, अगला बताएगा समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था यानी एनाफेज सबसे छोटी अवस्था होती है जो केवल कितने मिनट में समाप्त हो जाती है? सही है, 2 से 3 मिनट में समाप्त हो जाती है। ठीक है, अगला बताइएगा अध्ययन की सुविधा के लिए समसूत्री विभाजन को कितने चरणों में बांटते हैं? 5। कौन कौन? अंतरावस्था, पूर्वावस्था। हाँ, पूर्व, फिर सुन लीजिए, अंतरा, पूर्वा, मध्या, पश्चा और अंत्या। अंग्रेजी है इंटरफेज यानी अंतरावस्था, पूर्वाफेज यानी प्रोफेज, मध्यावस्था यानी मेटाफेज, पश्चावस्था यानी एनाफेज, अंत्यावस्था यानी टेलोफेज। ठीक है, अगला बताइएगा समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका यानी पेरेंट सेल से कितने डॉटर सेल का निर्माण होता है? सही है, 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है। ठीक है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे इसमें पढ़ेगा पेज नंबर 250 251 बायोलॉजी में। अगला बताइएगा प्राचीन ओलंपिक खेल कब और कहां से प्रारंभ हुआ था? बीसी में है सर, 500 कुछ बीसी, 776 ईसा पूर्व ईरान के ओलंपिया शहर में। ठीक है, अगला बताइएगा पहली बार ओलंपिक खेल किस देवता के सम्मान में खेला गया था? यूनान के हैं। हाँ, ग्रीक देवता ज्यूस। हाँ, ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया था। ठीक है, ये खेल तब से 4 वर्षों में एक बार 394 ईस्वी तक खेले गए। फिर किसके आदेश के कारण ओलंपिक खेल को बंद करवा दिया गया? नाम बताइए उसका। रोम के राजा था थियोडोसियस। हाँ, थियोडोसियस के आदेश के कारण ओलंपिक खेल को कब बंद करवा दिया गया? तो 394 ईस्वी में। 394 ईस्वी, ईसा पूर्व नहीं, 394 ईस्वी। 776 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। ठीक है, अगला बताइएगा आधुनिक ओलंपिक खेल की प्रतियोगिता का प्रारंभ कब हुआ था? 1896। सही है, 1896 ईस्वी में। किसके प्रयास से हुआ? हाँ सही है, फ्रांस के बैरोन पियरे डी कुबर्टिन के प्रयासों से यूनान में एथेंस शहर में प्रारंभ हुआ था ओलंपिक खेल 1896 में। अगला बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई थी? सही है, 1894 में। कहाँ हुई थी? सखोन। हाँ, सखोन नामक स्थान पर हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC का मुख्यालय कहाँ है? सही है, लुसाने स्विट्जरलैंड में। अगला बताइएगा IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष, हाँ, ये थे डिमिट्रियास वेकेलास। हाँ, डिमिट्रियास वेकेलास। ठीक है, अगला बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ओलंपिक खेलों को संचालित करने वाली संस्था है। इस समिति में एक कार्यकारिणी होती है जिसमें कितने अध्यक्ष, कितने उपाध्यक्ष और कितने अन्य सदस्य होते हैं? 3 उपाध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य। हाँ बिल्कुल सही, 1 अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, अगला बताएगा भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1924 में।
ठीक है। 1924 में हुई थी भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे भारतीय ओलंपिक परिषद के? टाटा। सही है, जे टाटा, जे टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है। अगला बताएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? नीता अंबानी। सही है, नीता अंबानी, 2016 में। ठीक है, जब तक जिंदा 70 वर्ष की उम्र तक जुड़े रहेंगी। 2016 में, जब उसका उम्र था 52 साल। ठीक है। 70 साल। अगला बताएगा, किसके सुझाव पर 1913 में ओलंपिक ध्वज का सृजन हुआ था? ओलंपिक ध्वज है ना, फादर करके वही है, बैरन डी पियर डी कुबर्टिन। हाँ, बैरन पियर डी कुबर्टिन 1913 में। ठीक है। बताइएगा, ओलंपिक ध्वज का विधिवत उद्घाटन कब और कहाँ हुआ था? 1914 में पेरिस वाला। सही है, 1914 में पेरिस में हुआ था विधिवत रूप से उद्घाटन ओलंपिक ध्वज का। ठीक है। और सर्वप्रथम किस ओलंपिक में फहराया गया था? 1920 में एंटवर्प। सही है, 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में प्रथम बार ओलंपिक ध्वज को फहराया गया था। ठीक है। सिल्क के बने ध्वज के मध्य में ओलंपिक प्रतीक के रूप में कितने रंगीन चक्र एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए जाते हैं? ठीक है, जो किसका प्रतिनिधित्व करता है? हाँ, जो 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करने के लिए निष्पक्ष और मुक्त कार्य का प्रतीक है। नीला चक्र किसका प्रतीक है? नीला चक्र यूरोप का, नीला चक्र यूरोप। ठीक है, हाँ यूरोप। अब पीला चक्र एशिया। ठीक है। और काला चक्र अफ्रीका, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया, और लाल चक्र सही है, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका। ठीक है। अगला बताइएगा, सन 1897 में किसके द्वारा रचित सीटीएस अल्टियस फोर्टियस लैटिन में ओलंपिक के उद्देश्य हैं जिनका अर्थ है तेज, ऊंचा और बलवान, रचा गया था? सही है, फादर डिडॉन। हाँ, फादर डिडॉन द्वारा रचित किया गया। हाँ, कम्युनिटर। हाँ। अगला बताइएगा, ओलंपिक के उद्देश्य को पहली बार किस खेल में प्रस्तुत किया गया था? हाँ, वही सीटीएस अल्टियस फोर्टियस 1920 में एंटवर्प, जो कि बेल्जियम में पड़ता है, वहीं जो हुआ था। ठीक है। हाँ, ध्वज और उद्देश्य दोनों एक साथ प्रस्तुत किया गया था। अगला बताइएगा, ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत किस ओलंपिक से हुई थी? ये हुआ था सर 36 से 4 कम कर दो, 28 में। सही है, 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक। ठीक है, 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में शुरू हुआ था। और हाँ, और 1936 में बर्लिन ओलंपिक खेलों में मशाल को वर्तमान स्वरूप में अपनाया गया। इसी समय से ओलंपिक मशाल को आयोजन स्थल तक लाने का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इस मशाल को लेकर खेल शुरू करने के कुछ दिन पूर्व यूनान के ओलंपिया शहर में किस मंदिर के सामने सूर्य की किरणों से प्रज्वलित किया जाता है? हेरा मंदिर। हाँ, हेरा मंदिर के सामने सूर्य के किरणों को कन्वर्ज करके, है ना, एक जलाया जाता है, और फिर उसके बाद वहां पर उज्जवल लगातार जलता रहता है जब तक खेल चलता रहा। अगला बताइएगा। हाँ, घूमता है। हेरा मंदिर के पास चलता है। हेरा यूनान में है सर। हाँ, यूनान के ओलंपिया शहर में। सब जहाँ ओलंपिक। अगला बताइएगा, ओलंपिक खेलों में विजेताओं को 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं। ठीक है, स्वर्ण, रजत और कांस्य। स्वर्ण पदक कितना मिलीमीटर वृत्त में होता है? 60 mm। सही है, 60 मिलीमीटर वृत्त में, और 3 मिलीमीटर मोटाई होता है। ठीक है। और 6 ग्राम सोने का होता है। ठीक है। और रजत पदक 92% हाँ, 12.5% रजत परत युक्त 6 ग्राम सोने का होता है। और रजत पदक 60 मिलीमीटर वृत्त में एवं 3 मिलीमीटर मोटाई वाला होता है।
और ये भी हाँ सही है। अगला बताएगा ओलंपिक खेलों में शपथ ग्रहण करने की परंपरा किस ओलंपिक से प्रारंभ हुई? ओलंपिक खेलों में शपथ ग्रहण करने की परंपरा किस ओलंपिक से प्रारंभ हुई? वही है 1920 के एंटवर्प ओलंपिक। 3 चीज महत्वपूर्ण है इसमें, यही जो 1920 में शुरू हुआ। कौन कौन? ध्वज वाला, ठीक है, शपथ हो गया, ओलंपिक मसाल, हाँ, और शपथ ग्रहण, सही है। ओलंपिक ओ सॉरी हाँ मसाल 1928 में, ठीक है। और जबकि ओलंपिक का उद्देश्य हाँ 1920 एंटवर्प ओलंपिक, हाँ ध्वज और हाँ ध्वज और ये शपथ ग्रहण 1920 एंटवर्प ओलंपिक से प्रारंभ हुआ, ठीक है। अगला बताएगा ओलंपिक खेल में शुभंकर की परंपरा की शुरुआत किस ओलंपिक से हुई? शुभंकर मस्कट 1968 के मैक्सिको सिटी ओलंपिक, ठीक है, 1968 के मैक्सिको सिटी ओलंपिक से प्रारंभ हुई, ठीक है। अगला बताइएगा ओलंपिक खेल के उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में किस देश की टीम सबसे आगे और किस देश की टीम सबसे पीछे? सबसे आगे, जहां ओलंपिक होस्ट होता है ना, हाँ मेजबान सबसे रहता पीछे रहता है, हाँ कि भाई कोई छूट छाट नहीं है। बाकी जो कंट्री है ना, हाँ अल्फाबेट के अनुसार सजा रहता है, ठीक है। अगला बताइएगा ओलंपिक खेलों का टीवी पर विस्तृत प्रसारण कब से प्रारंभ हुआ? सही है 1960 के रोम ओलंपिक, सही है, और रोम ओलंपिक। अगला बताइएगा 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में फिलिस्तीन आतंकवादी हमले में 11 एथलीट मारे गए। कहाँ के था? इजराइल के। और इसी को बदला लेने के लिए जो वहां का जो गुप्तचर संस्था है मोसाद, पूरा विश्व भर में घूम घूम करके मारा है और सबको मार दिया, ठीक है। मारा था आतंकवादी, सबको एकदम मारा है। इसीलिए बहुत ज्यादा एक्टिव है, फर्स्ट नंबर में ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर में सबसे खतरनाक 1 नंबर पे आता है। अगला बताइएगा एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी? यूएसए का फिलिप, सही है, सही है, यूएसए के तैराक है माइकल फेल्प्स। इसे और किस नाम से जाना जाता है? स्विमिंग क्या कहते हैं उसको? गोल्डन शार्क, गोल्डन शार्क। अब फ्लाइंग फिश भी इसे कहा जाता है, ठीक है, माइकल फेल्प्स को, ठीक है। चलिए आगे इसमें पढ़िएगा पेज नंबर 314, ठीक। 18 में जीता 12 में जीता 16 में जीता।